नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात। बलूचिस्तान, अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि वहाँ की महिलाओं ने अपने ऊपर बम बांधकर खुद को उड़ा लिया। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि किसी देश की महिलाओं को ऐसा करना पड़ रहा है? और क्या है ये बलूचिस्तान का मामला, जो कि पाकिस्तान का आधे लगभग लगभग आधा एरिया कवर करता है? और क्या है वो कहानी जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि इसमें अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा हाथ है, जिसके कारण से आज भी ये जो दिक्कत है बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, वो आज भी बरकरार है। और पाकिस्तान के हाथों से क्या छूटकर बलूचिस्तान अपने आप को एक अलग देश बना सकता है? क्या ये दूसरा बांग्लादेश बन सकता है? और भारत भारत इन चीज़ों में क्या करने वाला है? भारत का क्या रोल रहने वाला है? क्या स्टैंड है भारत का? इन सारी चीज़ों को चलिए देखते हैं आज एक बार बहुत ही सरल और सीधे तरीके से। तो बलूचिस्तान का जो महत्व है अगर आप देखेंगे तो वो इसलिए भी पड़ता है क्योंकि जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक ऐसा एरिया है जो लगभग लगभग 50% पाकिस्तान का कवर करता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका कुछ हिस्सा जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ में और कुछ ईरान के साथ में। और बाकी इसका एक आप ये भी देख सकते हैं कि जो समुद्र तट का क्षेत्र है वो भी अरबियन सी के साथ में लगता है और ग्वादर बंदरगाह जो है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, वो भी यहीं पर है। अब प्राकृतिक संसाधन अगर हम देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बलूचिस्तान में गैस, कोयला, तांबा, सोना और अन्य खनिज संसाधन भी समृद्ध रूप से हैं। और क्षेत्रफल जैसा कि मैंने आपको बताया लगभग 44% पाकिस्तान का हिस्सा है यहाँ पे। संसाधनों की रॉयल्टी और विकास के लाभ मुख्य रूप से बलूचिस्तान को नहीं मिलता है, बल्कि ये पंजाब केंद्रित हो जाता है और यहाँ के प्रांत में गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य की भारी कमी बनी रहती है। अब ये जो सीपैक है, क्या है सीपैक? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चाइना का एक नया ट्रेड रूट जो उन्होंने सोचा था, जो कि पाकिस्तान होके गुजरता है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंटली गुजरता है आपका बलूचिस्तान के एरिया से होते हुए, क्योंकि उन्हें ग्वादर पोर्ट तक पहुंचना है। और जो स्थानीय लोग हैं उनको लगता है कि ये सुरक्षा ऑपरेशन जो है उसके नाम पे इनकी जमीन को अधिग्रहित कर लिया जा रहा है और इनकी आवाज को दबाया जा रहा है। अच्छा, अब क्या है इसका इतिहास? चलिए वो देखते हैं। तो ये जो है सबसे पहले 1666 ईस्वी में मीर अहमद खान ने कलात खानत की स्थापना की। अब ये जो कलात था ये धीरे धीरे सबसे शक्तिशाली बलूच राज्य के रूप में उभरा और उसके साथ में वहां पे अगल बगल में मकरान, लास बेला और खारान जैसे दूसरे क्षेत्र उसके अधीन या सहयोगी राज्य बने रहे। अब एक कलात की संधि होती है 1876 में। उससे पहले याद रखेगा कि बलूचिस्तान पर ब्रिटिश प्रभाव जीत से नहीं बल्कि संधियों के जरिए पड़ा था। तो ये जो संधि होती है 1876 में और इसमें जो हस्ताक्षर किए गए, इसका दो अधिकार ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को मिला था। क्या था? विदेश नीति पर नियंत्रण रहेगा उनका और उसके साथ में सेना तैनात करने का अधिकार भी उनके पास में रहेगा। इससे कलात जो है ब्रिटिश सर्वोच्चता के तहत क्या बन गया? एक रियासत, एक प्रिंसली स्टेट बन गया। अच्छा, अब 1948 में क्या होता है? 1948 में जैसा कि आप जानते हैं कि आजादी से पहले जितने भी ये जो रियासतें थी, इनको एक स्वतंत्र फैसला करने का अधिकार मिला था कि ये भारत के साथ में जाएंगे या फिर ये पाकिस्तान के साथ में जाएंगे। इसमें क्या होता है कि पाकिस्तान ने जबरदस्ती, जबरन तरीके से इस बलूचिस्तान वाले एरिया को अपने देश का हिस्सा बना लिया। नहीं तो बातें ये थी कि बलूचिस्तान जो है वो एक तरीके से स्वतंत्र देश बनना चाहता था। अच्छा, इसके कारण से हम देखते हैं कि 5 अलग-अलग समय में विद्रोह हुए। पहला विद्रोह जो हुआ वो 1948 में। इसका नेतृत्व किया था आगा अब्दुल करीम और कलात शाही परिवार के कुछ सदस्यों ने और कारण था कलात रियासत का पाकिस्तान में विलय। दूसरा अपराइजिंग 1958 से 59 के बीच में हुआ। पाकिस्तान में वन यूनिट स्कीम जो आई, जिसके तहत सबको एक यूनिट के रूप में देखा गया और प्रांतीय स्वायत्ता जो है वो खत्म कर दी गई थी।
अब इसका कारण क्या था? जमीनी सुधारों, केंद्रीय नियंत्रण के खिलाफ जनजातीय सरदारों और बलूच राष्ट्रवादियों की नाराजगी। तीसरा आंदोलन जो होता है वो हुआ 63 से 69 के बीच में, 1963 से 69, और इसका नेतृत्व किया शेर मोहम्मद मरी और उनके साथ बाकी लोगों ने। और उद्देश्य था गैस संसाधनों से राजस्व साझेदारी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई और उसके साथ वन यूनिट स्कीम का अंत। चौथा जो अपराइजिंग या विद्रोह हुआ 1973 से 77 के बीच में, इसकी पृष्ठभूमि कहती है 1970 के चुनाव के बाद बलूचिस्तान में नेशनलिस्ट सरकार, जिसे जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1973 में राष्ट्रद्रोह के आरोप में बर्खास्त कर दिया और प्रांत में सैन्य ऑपरेशन शुरू हुआ। इसी के खिलाफ में ये चौथी विद्रोह हुई थी। पांचवा जो विद्रोह जो अभी तक चल रहा है सन 2000 से स्टार्ट होकर, ये 2000 के बाद से गैस खनिज परियोजनाएं जो वहां पर है, ग्वादर पोर्ट और जो सीपैक हमने आप लोगों को बताया, और 2006 में बुगरती कबीले के सरदार और पूर्व मुख्यमंत्री नवाब अकबर भुट्टी की सैन्य ऑपरेशन में जो मृत्यु हो गई, उसके कारण से ये विद्रोह अभी भी चल रहा है। वर्तमान दौर में हम देखते हैं कि क्या खासियत है। अब संघर्ष की जो मसाल है वो महिलाओं के हाथ में आ गई है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बलूचिस्तान में जो युवा बलूच हैं वो संदिग्ध रूप से या तो गायब हो जा रहे हैं या तो फर्जी एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। और उसके कारण से क्या हुआ है कि ये जो महिलाएं हैं, ये विरोध का एक नया चेहरा बन रही हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके घर से जो पुरुष हैं वो गायब हुए हैं, और इसलिए इन महिलाओं को अब मोर्चा संभालना पड़ रहा है। अच्छा, इन सब के बीच में जो इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जा रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर अल्लाह नजर बलूच। ये एक शिक्षित चिकित्सक पृष्ठभूमि वाले बलूच राष्ट्रवादी नेता हैं, जो अब बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के मुखिया भी हैं। शुरुआती दौर में बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नेता, 2002 में उन्होंने बीएसओ आजाद के नाम से अपना धड़ बनाया। 2005 में उन्हें कराची से सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा। लगभग 1 साल तक वो गायब रहे और कथित तौर पर यातनाएं भी झेली। बाद में मेडिकल कॉम्प्लेक्स में उनकी घायल हालत वाली तस्वीरें सामने आई, जिससे बलूच युवाओं में वो प्रतिरोध के प्रतीक बन के उभरे। बीएलएफ की जो भूमिका है वो ये है कि बीएलएफ ने कई हमले, जिसमें चीनी इंजीनियर सुरक्षा बलों पर हमले किए गए हैं, उसकी जिम्मेदारी ली है। अंतर्राष्ट्रीय और पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार बीएलएफ और बीएलए ने मिलकर कई पत्रकारों और सिविलियनों की हत्या की भी जिम्मेदारी ली है। इसलिए बलूच आंदोलन के भीतर यह बहस है कि हिंसक गुरिल्ला रणनीति आंदोलन फायदेमंद है या नुकसानदेह है। क्योंकि एक तरफ तो आप ये भी है कि आप बता रहे हो कि आप प्रतिरोध का चेहरा है, दूसरे तरफ से ये लगाया जाता है कि आप आतंकवादी हो। अब पाकिस्तान के लिए संघर्ष क्यों निर्णायक मोड़ पर लगता है? क्योंकि पाकिस्तान में इस समय अगर हम देखें तो ये आर्थिक संकट जो है, राजनीतिक अस्थिरता है, सुरक्षा चुनौतियां, ये सब के बीच में बलूचिस्तान में बढ़ता जो असंतोष और महिला नेतृत्व और शांतिपूर्ण आंदोलन है, इसके कारण से लगता है कि ये केंद्र सरकार के लिए अब दोहरी चुनौती बन गई है। और जब लॉन्ग मार्च महिलाओं की गिरफ्तारी के वीडियो वायरल हुए तो पाकिस्तान के शहरों में भी सहानुभूति भरी आवाज उठी और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी बयान दिए, जिससे पाकिस्तान सरकार पर कूटनीतिक दबाव बढ़ा है। अब 2 रास्ते हैं, क्या हो सकता है? पहला तो राजनीतिक रास्ता जो है कि गायब लोगों के मुद्दे पर न्यायिक संसदीय आयोग बने, अधिक प्रांतीय स्वायत्तता और संसाधन साझेदारी की बात हो और शांतिपूर्ण राजनीतिक सहभागिता को बढ़ावा मिले। दूसरा रास्ता है कि सीपे, ग्वादर और सुरक्षा चिंताओं के नाम पर सैनिक तैनाती बढ़े और इससे असंतोष बढ़ेगा, नया जन आंदोलन खड़ा रहेगा, जैसा कि अखबार के मुख्य फोटो में दिखता है। अब भारत क्या करने वाला है या भारत क्या करे? क्या ये एक दूसरा बांग्लादेश बन सकता है? तो नहीं, ये दूसरा बांग्लादेश नहीं बन सकता। उसका एक मुख्य कारण है कि बांग्लादेश से भारत का बॉर्डर जो है वो जुड़ा हुआ था, बलूचिस्तान के साथ ऐसा नहीं है, पहला। दूसरा, भारत किसी दूसरे देश पर, किसी दूसरे प्रांत के लिए हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि ये दूसरे राज्य की जो सोवरेनिटी है, जो संप्रभुता है, उसके खिलाफ होगा। और तीसरा जो चीज जो भारत कर सकता है वो क्या कर सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय फोरम और मानवाधिकार जो है मुद्दे उसको उठा सकता है, गैर हिंसक बलूच आवाजों के पक्ष में कूटनैतिक और नैतिक समर्थन प्रदान कर सकता है, लेकिन हथियारबंद संगठनों को ओपन सपोर्ट नहीं दे सकता है। ये भारत का जो भी स्वभाव आप बोल सकते हैं वो इन्हीं कुछ गिने चुने तर्कों से होने वाला है। अब आप बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है कि क्या बलूचिस्तान को सच में बहुत जल्द ही आज़ादी मिलने वाली है?
क्या भारत को कुछ अलग करना चाहिए या पाकिस्तान को अपने देश के लोगों के हितों के बारे में सोचते हुए उनसे एक समझौता कर लेना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं हमें ज़रूर बताइए और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ और मुद्दों पर हम आपको सरल, सीधे तरीके से बातों को समझा पाएँ, तो हमें उन मुद्दों के बारे में भी बताइए, हम उसे आप तक लेकर आएँगे और ईमानदारी से कोशिश करते रहिए, आज नहीं तो कल आप सफल ज़रूर होंगे। धन्यवाद।